हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे, दैट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि हमें पता है कि जब भी करंट किसी सर्किट में हम सेटअप करते हैं तो उसके कारण सर्किट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है वो मटेरियल की जो कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है, मटेरियल के अंदर जो एटम्स और आयन कोर्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो उस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां पर जनरेट होती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे जनरेट होता है और इसके साथ साथ हीट एनर्जी का फॉर्मूला, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, ये सारी रिलेशंस हम इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मेंशन्ड है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी हेल्प से हम करंट को जनरेट करते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से ये चीज पता है कि हमारे पास सेल या बैटरी, ये जो दो चीजें हैं, इनकी हेल्प से हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप करते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है तभी सर्किट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं। वैसे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा होते हैं, बट जो उनका मोशन होता है दैट इज इन रैंडम डायरेक्शन। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो हो इलेक्ट्रॉन्स का, फॉर एग्जांपल सारे इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जब निकलते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस चीज को हम करंट बोलते हैं। तो इस करंट को सेटअप करने के लिए हमने यहाँ पर सेल लगाया और वो सेल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्पेंड कर रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है वो दो तरीके से काम करती है, वो दो चीजों में स्पेंड होती है। कौन सी वो दो चीजें हैं? नंबर वन, इट इज यूज टू मेंटेन द करंट इन सर्किट। मेंटेन द करंट इन सर्किट। करंट का मतलब है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, इसको मोशन में लेके आना है ना। तो जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तभी मोशन में आएगा। तो वो फोर्स यहाँ पर कौन लगाता है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं सारे, और नेगेटिव इधर से उनको रिपेल करता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रही है उनके कारण वो मोशन में आ रहे हैं। मोशन में आने से फ्लो हो रहा है और फ्लो होने से हमारे पास सर्किट में करंट सेटअप हो रहा है। तो एनर्जी का कुछ पार्ट करंट को सेटअप करने में यूज होता है और जो बाकी एनर्जी बचती है, जो एनर्जी स्पेंड हो रही है, उसमें से वो जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी जनरेट करती है। हीट एनर्जी, ठीक है। और इस हीट एनर्जी का जो कॉज है बच्चे, वो कॉज अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी, तो दैट कॉज इज collisions of electrons with पॉजिटिव आयन कोर्स। पॉजिटिव आयन कोर्स जो होती हैं बच्चे, ये किसी भी मटेरियल के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके अराउंड कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और लेट अस सपोज जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे हमारे पास, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जितना भी ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन कोर, और इसका एक और नाम होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड कर्नल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इन कर्नल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी कोलिजन्स होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर जब होती है तो वहां पर वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में जनरेट होती है। ये कोर्स अपनी जगह से थोड़ा सा हिलते हैं, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी मिलती है इनको, बट वेरी वेरी स्मॉल, और बाकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी को जनरेट करती है। अब ये जो हीट एनर्जी है बच्चे, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं यहाँ पर, आपको ये चीज पता है कि कोलिजन्स जो हैं उस चीज को हम मेजर कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस की फॉर्म में। क्योंकि जब भी हम सर्किट में करंट सेटअप करते हैं तो उस करंट को अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसका मतलब है उसमें जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि उस केस में जो कोलिजन्स होने के चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो चलिए इस बात को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। हाँ जी, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चे, यहाँ पर अभी हम आपको फाइंड करके दिखाने वाले हैं कि ये जो हीट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई कर रही है बैटरी, सेल या बैटरी सर्किट को जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रही है, या हम इसको ये भी बोल लेंगे हीट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, उसका अगर आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है कि वो हीट एनर्जी कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। ये वाला जो बच्चे टॉपिक है ये सीबीएसई एनसीईआरटी में एज इट इज है बुक में, और ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना है।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर लेट अस सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर, और हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। तो लेट अस राइट हियर I इज द करंट इन सर्किट, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर हमारे पास कोई सिंपल एक बल्ब भी लगा हुआ है तो उस बल्ब की रेजिस्टेंस, अगर हीटर लगा हुआ है तो उस हीटर की रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ वो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उन सब की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, ये वो है। तो इसको हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और जो V है बच्चे यहां पर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो ये तीन चीजें हमारे पास हैं। अब जो बैटरी है वो क्या करती है, वो बेसिकली चार्ज को मूव करवाती है। तो लेट अस सपोज कि इस बैटरी ने कैपिटल Q चार्ज सप्लाई किया इन टाइम t। तो बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया सर्किट में इन टाइम t। ठीक है बच्चों, तो इस काम को करने में जो बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया दैट वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिक फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। वहीं से अगर हमने वर्क फाइंड करना है तो वो आ जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। आई विल राइट हियर दिस इज वर्क डन बाय बैटरी to supply Q चार्ज। ठीक है बच्चे, Q चार्ज इन टाइम t, क्योंकि हमने माना है कि उसने t टाइम में इतना चार्ज सप्लाई किया है। इन टाइम t, टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जल्दी वो Q चार्ज सप्लाई करेगा। चलिए, तो यहां पर हमने वर्क लिख लिया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द इनपुट पावर। इनपुट पावर मतलब बैटरी ने जो पावर सर्किट को दी है। ठीक है, इनपुट पावर बाय बैटरी, कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है टू सर्किट। तो इस तरह से आपने लिखना है एग्जाम में भी। तो ये पावर किसके बराबर होती है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो दिस इज वर्क अपॉन टाइम। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का एक्सप्रेशन यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे Q इंटू V डिवाइड बाई T। इतना समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो Q बाई T है वो हमें पता है रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज है, Q बाई T दैट इज करंट। तो ये बन गया I इंटू V। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया I इंटू V और P इज इक्वल टू VI। तो दिस इज पावर, इनपुट पावर बाय द बैटरी, और यू कैन से इट इज पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं इसको। कौन कंज्यूम कर रहा है, बाय सर्किट, बाय रेजिस्टेंस R ऑफ सर्किट। आप इसको ये भी बोल सकते हो, और सेम एक्सप्रेशन को आप बोल सकते हो इनपुट पावर बाय बैटरी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बैटरी ने जो सर्किट को इनपुट पावर दी है कैपिटल P, इट इज इक्वल टू द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इनटू जितना उसने करंट सर्किट में सेटअप किया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनपुट पावर हो जाती है, और यही पावर कंज्यूम्ड होती है बाय द रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट। तो ये एक्सप्रेशन है पावर का। और अभी हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है हीट एनर्जी सप्लाइड का। तो जब हम एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, एनर्जी को हम H से लिखेंगे, हीट एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी इज बेसिकली पावर इनटू टाइम। वेरी वेरी सिंपल, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम means V into I into T. So this is the heat energy supplied by the battery to the circuit and this is also heat energy consumed. कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, heat energy consumed. तो ये सिंपल सी डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आपने एज इट इज लिखनी है। उसमें आपने करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज के बारे में लिखना है कि ये क्या है, ये सिंपल सर्किट बनाना है आपने, और उसके साथ साथ आपने लिखना है कि भाई कि अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पावर आ जाएगी और V इंटू वाई बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये कहानी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन फॉर हीट एनर्जी। अब इस एक्सप्रेशन से बच्चे, इस एक्सप्रेशन से अब इस एक्सप्रेशन से बच्चे हमारे पास आता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो यहीं से हमारे पास आएगा।
तो जॉउल ने ये जो लॉ बनाया था बच्चे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया था। ये वाला लॉ डेरिवेशन से नहीं आया, बट हम ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ड्राइव किया। तो जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या देता है? सबसे पहले ये हमें देता है बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस। मान लो आपके पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है, उसमें से आई करंट पास कर रहा है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ये तीन चीजें आपके पास हैं और आप निकालना चाहते हो व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टेंस या इन द रेजिस्टेंस इन टाइम t। तो लेट I इज करंट, ठीक है, करंट थ्रू R फॉर टाइम t। तो टाइम t के लिए है हमारे पास। तो जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है? बताता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इक्वेशन नंबर 1। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इक्वेशन नंबर 2। and that heat energy is directly proportional to time for which the current is set up in the circuit, equation number 3। just आपने ये तीन equations लिखनी है and combining all these equations heat is equal to I square into R into T। तो this is the formula for Joule's law of heating, Joule's law of heating। और यहाँ पर हम इसकी different forms बना सकते हैं। तो using V is equal to IR, I is V by R। तो अगर हम यहाँ पर I को V by R पुट कर दें तो हीट का दूसरा फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू T। क्योंकि I को हमने V by R पुट कर दिया यहाँ से, यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ लिख देते हैं पुट इन 4 ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो R से R कैंसिल हो गया एक, और हमारे पास फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो दिस इज द सेकेंड रिलेशन for Joule's law of heating, heat energy consumed by the circuit। और यहीं पर हमारे पास जो थर्ड फॉर्म आएगी बच्चे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसमें I की जगह R को पुट करते, यहां से देखते हैं R किसके बराबर है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय I। तो अगर आप इस इक्वेशन को 4 में सब्स्टिट्यूट करते, पुट इन 4, तो देखते हैं क्या होता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू V बाय I इंटू T। तो I से I कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट फॉर्मूला हीट का बन गया V इंटू I इंटू T। तो ये तीनों ही रिलेशंस जो हैं ये आपको हीट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट देती हैं। अब कौन सी रिलेशन कहां पे यूज करनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स विच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो आप I स्क्वायर आर टी लगाएंगे। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो आप V स्क्वायर बाय R इंटू टी लगाएंगे। और अगर आपके पास वोल्टेज और करंट है तो उस केस में आप लास्ट वाली रिलेशन विच इज V इंटू आई इंटू टी उसको लगाएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस में अगर आपके पास V नहीं है, I नहीं है या R नहीं है, तो हम ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं। उसमें से आप कोई एक पैरामीटर फाइंड करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसकी प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन जॉउल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने ये स्टेटमेंट देनी है अगर आपसे पूछा जाए, और उसके साथ ये तीनों रिलेशंस आपने डिड्यूस करनी है। ओके, नाउ कमिंग टू एन एग्जांपल। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें हीट एनर्जी, करंट और रेजिस्टेंस पूछी गई हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास। लेट अस रीड द क्वेश्चन। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt. Now this is rate of energy consumed, ठीक है? तो this is basically power. Rate of heat energy consumed is power. और ये यहाँ पे W लिखा हुआ है बच्चे, इसके बारे में बात करते हैं। This is watt. This is SI unit of power. Simple, ठीक है? इसकी डेफिनेशन भी अभी करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चे, उसकी पावर इतनी है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, एंड और जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है तब वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एंड इट इज 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन ईच केस? तो इट इज वेरी सिंपल। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है। बेसिकली करंट फाइंड करना है और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें फर्स्ट केस में गिवन है बच्चे, यूनिट से पता चल जाता है, पावर गिवन है विच इज 360 वॉट,
और साथ में वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज दोनों केसेस में सेम ही है 220 वोल्ट। ये दो चीजें हमारे पास है, हमें करंट, ये दो चीजें हमारे पास हैं बच्चों, और हमें करंट को फाइंड करना है। तो करंट जब आपने फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, यूजिंग P इज इक्वल टू वी आई, आई इज P बाई वी। P बाई वी मीन्स 360 वॉट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट, पहले केस में, ये मैंने सेकंड केस में बता दिया, ये मिनिमम वाला केस मैंने शुरू कर दिया है ना, 360 वाला। दिस इज फॉर मिनिमम पावर कंज्यूम्ड, मिनिमम वाला सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। तो 360 डिवाइड बाय 220, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1.64 एम्पेयर आपके पास करंट आ जाएगा। फिर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चे, तो V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाय आई। तो वोल्टेज आपके पास सिंपली 220 वोल्ट है, करंट 1.64 एम्पेयर है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस विल बी 134.15 ओम। तो जस्ट इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कि हम, इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कि इसमें हम बच्चे करंट फाइंड करना चाहते हैं और पावर हमें गिवन है और वोल्टेज हमें गिवन है। तो जस्ट करंट निकालना है P बाई वी और रेजिस्टेंस निकालनी है तो V बाई आई। सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में बच्चे ये बोला गया है, सेकंड मींस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट केस, उसमें पावर दी गई है 840 वॉट और वोल्टेज हमारे पास वही है 220 वोल्ट। तो फिर से आपने करंट निकालना है, करंट दोनों केसेस में निकालना है तो P बाई वी कर देंगे, मतलब 840 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 गया, इसको सॉल्व करेंगे 3.82 एम्पेयर। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो फिर से V बाई आई, 220 डिवाइडेड बाई करंट, करंट इज 3.82, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 57.6 ओम। तो देखिए बच्चों कि हमारे पास इस एग्जांपल में एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को, आप इमेजिन कर सकते हैं। वही इलेक्ट्रिक आयरन जो है 220 वोल्ट पे लगाई है हमने, हमारे घरों की जो सप्लाई आती है, जो वोल्टेज आती है हमारे घरों में, दैट इज 220 वोल्ट, वहां पर लगाई है। एक केस में वही इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 840 वॉट कंज्यूम कर रही है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम बोला जाता है इसको, और दूसरे केस में यही जो है वो मिनिमम पावर कंज्यूम कर रही है एट 360 वॉट, है ना। ऐसा होता है ना इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, आप ये चीज करते हैं ना, उसमें एक नॉब लगी होती है, लगा होता है टर्मिनल, जिसको घुमा के आप उसकी हीटिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि जो आपके कपड़े हैं वो जले नहीं। तो हमें क्या करना होता है, कभी उसकी हीटिंग को कम करना होता है, कभी ज्यादा करना होता है। तो हीटिंग को कम ज्यादा करने से क्या होता है, जब आप उस नॉब को छेड़ते हैं बेसिकली सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस चेंज होने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें पावर कंज्यूम दिया गया है और वोल्टेज दी गई है। तो वहां से हमने रेजिस्टेंस निकाल ली भाई कि अगर हमारे पास इतनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस आ रही है, और अगर इतनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है 360 वॉट पर अगर कंजम्पशन हो रही है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 134.15 ओम आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे, ये भी बच्चे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। इसमें हमें दी गई है 100 जाउल ऑफ हीट, है ना, हीट इज एनर्जी और जाउल इज द ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली हमें एनर्जी दी गई है 100 जाउल, तो H इज इक्वल टू 100 जाउल जो हमें सबसे पहले मिल गया। दिस मच हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड, तो टाइम भी दे दिया उसने, बोला ईच सेकेंड, तो टाइम दे दिया 1 सेकेंड, इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, तो R भी दे दिया, R इज 4 ओम। Find the potential difference across the resistance and we need to find voltage कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो ऐसे एक रेजिस्टेंस है जी, उसमें 100 जाउल हीट एनर्जी जो है ऐसे जनरेट हो रही है, ठीक है, और कितने टाइम में के लिए हो रही है, 1 सेकंड में। हर किसी सेकंड में 100 जाउल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है और उसकी R की वैल्यू 4 ओम है। हमें बताना है कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो लगी हुई है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये डायग्राम बना दिया मैंने। अगर आप करंट निकाल लें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्टली भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, पहले करंट निकाल लेते हैं। तो यूजिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो करंट निकालना है तो H अपॉन आर टी अंडर रूट, ठीक है बच्चों। H इज 100, R इज 4,
इंटू 1 अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास अंडर रूट 25। इसको सॉल्व करेंगे, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट अंडर रूट 25 इज 5। तो 5 एम्पेयर हमारे पास यहाँ पर करंट आ गया, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। करंट आपके पास है, रेजिस्टेंस आपके पास है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज 5, आर इज 4, तो 20 वोल्ट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। H इज इक्वल टू वी आई जी, है ना। लेकिन इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस केस में करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। ना हमारे पास करंट है ना वोल्टेज है। पहले करंट निकाल लो या तो ओम्स लॉ लगा के, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको वोल्टेज चाहिए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा v² बाय आर टी। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस और वो हमें दिया गया है हीट। तो यहाँ से हीट इज 100 को हम R से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम से डिवाइड करेंगे इंटू v²। तो ये आ गया 400, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, 400 का अंडर रूट आ गया v, तो v डायरेक्टली आ गया 20 वोल्ट। तो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें ये वाला, तब भी 20 वोल्ट आपके पास आंसर आ रहा है। चाहे आप पहले करंट निकाल लें उस फॉर्मूले से और फिर ओम्स लॉ लगा दें, एक ही बात है। जैसे मर्जी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जस्ट पैरामीटर लिख लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, नाउ लेट अस डिस्कस दीज एनसीईआरटी क्वेश्चंस। व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज? ये क्वेश्चन है आपके पास ना, घरों में इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर्स में एक फिलामेंट होता है, ऐसे फिलामेंट बना होता है स्प्रिंग की शेप का, और उसके बाद यहाँ एक वायर होती है ब्लैक सी, उस वायर को हम स्विच में लगाते हैं और यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है ना। यहाँ ग्लो भी करता है, यहाँ लाइट भी जनरेट होती है। हीटिंग एलिमेंट जो होता है हीटर का, वो खुद भी ग्लो करता है। तो वो कह रहा है कि वो एलिमेंट तो ग्लो करता है, लेकिन ये जो वायर्स होती हैं, ये वाली वायर कोड है ना, वो क्यों नहीं ग्लो करती? हो सकता है ग्लो करती भी हो, उसके अंदर इंसुलेटर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, तो आपको कैसे पता ग्लो करती है या नहीं करती? लेकिन एक्चुअली वो ग्लो नहीं करती। अगर आप उस इंसुलेशन को हटा भी दे वहां से, तब भी आपको नजर आएगा कि वहां कोई ग्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में ना हीट एनर्जी जो जनरेट होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फिलामेंट। आपने ये चीज देखी है कि हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है I²RT। ये फॉर्मूला बच्चे तब लगा के एनालाइज करना चीजों को जब चीजें सीरीज कनेक्शन में होंगी। ध्यान रखना इस चीज का, सीरीज में। यहाँ पर क्या क्या सीरीज में है? यहाँ पर ये वाली कोड, यहां से लेके यहां तक ये वाली कोड, वायर ही है ना, ये वायर ये कॉपर की बनी होगी, है ना, कॉपर की। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, इसकी अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। और यहां से लेके यहां तक एक और वायर है, वो भी कॉपर की बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो कॉपर की वायर्स हैं उनकी कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ इस हीटर की रेजिस्टेंस है। अब करंट सेम है सब में, ये इस चीज का ध्यान रखना, सीरीज में है ना सारा कुछ। तो इस केस में करंट हर किसी कंपोनेंट में से सेम है। कॉपर में से भी उतना करंट निकल रहा है, हीटर में से भी उतना करंट निकल रहा है, एलिमेंट में से, और उसके साथ साथ ये जो सेकंड वाली वायर है उसमें से भी सेम करंट निकल रहा है। तो करंट सेम है। करंट अगर सेम होगा तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब करंट सेम होगा तब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पर कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है बच्चों, लेकिन जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? वो मटेरियल होते हैं, कुछ अलॉयज होते हैं हाई रेजिस्टिविटी वाले, और उस केस में हमारे पास जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। इसलिए फिलामेंट में हीट ज्यादा जनरेट होती है, लेकिन इन वायर्स में हीट कम जनरेट होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। सीरीज कनेक्शन में ऐसे एनालाइज करना है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मान लो आपको बोला जाए कि 3 बल्ब लगा देते हैं या 2 बल्ब लगाते हैं, एक ये बल्ब लगा देते हैं, एक ये बल्ब लगाते हैं पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, और यहां हमने वोल्टेज लगा दी। अब देखना ध्यान से, इसकी रेजिस्टेंस R1, लेट अस सपोज इसकी रेजिस्टेंस R2, और इसने तो करंट भेज दिया जी यहां से, ये वोल्टेज होगी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई की। अब वोल्टेज देखो इसको भी सेम मिल रही है और वोल्टेज इसको भी उतनी मिलेगी, दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, देखो कैसे, पैरेलल कनेक्शन में
हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी। ये क्यों यूज करना है? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है बच्चे वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ वी ए कांस्टेंट बन गया, टी टाइम है, टाइम हमने कांस्टेंट ले लिया, दोनों में से सेम ले लिया, तो यहाँ पता लग रहा है हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर कोई कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें हीट कम जनरेट होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी। मींस अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है और इस बल्ब की रेजिस्टेंस मान लो जी 50 ओम है, तो कम रेजिस्टेंस में ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो ज्यादा ग्लो करेगा, और हाई रेजिस्टेंस में कम हीट जनरेट होगी, वो कम ग्लो करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कब लगाना है मैं लिख देता हूं यहां पर, शॉर्टकट याद रखना पैरेलल में, और ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाला, सीरीज में। तो सीरीज पैरेलल का तो आपको पता ही है, तो वहीं से ध्यान देके इसको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफेरिंग दिस मच कूलम। तो ये क्यू दे दिया गया इन 1 आवर, ये टाइम दे दिया गया विच इज 3600 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करना है ऐसे यूनिट्स में थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, और ये वोल्टेज दे दी गई, हमने हीट निकालना है। तो देखो जी अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, heat is equal to work upon time, work is Q into V, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चीजें हमें दी गई हैं अपॉन टाइम। तो ये सारी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर आपने फाइंड करना है, एंड दिस इज द हीट जनरेटेड इन दिस केस। लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, अभी यहां पर क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहाँ एक बॉक्स बनाता हूं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। R इज 20 ओम, करंट इज 5 एम्पियर, हमें निकालनी है हीट जो आएगी जी सिंपली I स्क्वायर आर टी, टाइम भी दिया गया है 30 सेकेंड्स, तो T इज 30। जस्ट यहाँ पर I का स्क्वायर करेंगे 25, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 20, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जाउल में आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेना, 600 into 25 विल बी आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के आएंगे, बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। लेक्चर के लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा। हाँ, ये नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने हैं आपको पेपर में, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का आने हैं। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, और क्या ये जो हीट जनरेट होती है ये हमेशा अच्छी होती है या कभी कभी बुरी भी होती है, या हम नहीं चाहते कि हीट जनरेट हो। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी, अगर आपके घर में पंखा चल रहा है उसमें भी हीट जनरेट होती है, थोड़ी देर चलता रहेगा ना, उसको टच करके देखोगे तो आपको वो गर्म लगेगा, गर्म हो जाता है वो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है, जूसर है, आपने जूस बनाया, उसमें थोड़ी देर बाद उसकी मोटर को या उसके बॉडी को हाथ लगाएंगे तो वो भी हीट वहां पर भी जनरेट हुई होती है। अब मिक्सर जूसर में तो हीट की कोई एप्लीकेशन है नहीं, वहां से कौन सा हमने रोटियां सेकनी है मिक्सर जूसर पे, तो इसका मतलब है कि वहां जो हीट जनरेट हो रही है वो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। पंखे में जो हीट जनरेट हो रही है वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह पर हीट की एप्लीकेशन भी है। फॉर एग्जांपल, सर्दियों में जब हमें सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़े तो कितनी प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम गीजर ऑन करते हैं, तो गीजर पानी को गर्म करता है, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ है, वो हीट जनरेट करता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े आयरन करने हैं आपने, तो उस केस में भी हीटिंग की एप्लीकेशन है। सर्दियों में आप ब्लोअर यूज करते हो, हीटर यूज करते हो, तो ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये सब चीजें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी गई हैं। इलेक्ट्रिक आयरन सबसे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई। इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर देखो सैंडविच खाने हैं, टोस्टर चाहिए। इलेक्ट्रिक ओवन, ये ओवन हीटिंग वाला है, ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक ओवन है। इलेक्ट्रिक केटल, है ना, गरम गरम चाय पीनी है। इलेक्ट्रिक हीटर, सर्दियों में हाथ सेकने हैं। तो दीज आर सम फेमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जाउल्स हीटिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, अब इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट की कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो हीट है,
हीट से लाइट भी जनरेट होती है। जब हम चीजों को गर्म करते हैं ना तो वहां से रेडिएशन एमिट होते हैं, तो वही जो रेडिएशन होते हैं दैट इज बेसिकली लाइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम हीट से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन सा पार्ट बनाया है दैट इज फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और यहाँ दोनों सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव लगा दी जाती है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है इसके अक्रॉस, और इसमें करंट जनरेट होता है आई करंट, और आई करंट से हीट जनरेट होती है आई स्क्वायर आर टी, जितने टाइम के लिए आप इसको जलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना ये जो अंदर वाली स्पेस होती है, ये स्पेस बच्चे नाइट्रोजन या आर्गन, ये गैसेस होती हैं नाइट्रोजन और आर्गन। तो इन गैसेस से ये स्पेस जो है फिल्ड होती है। वो इसलिए अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है ना। तो गैस हमारे पास होनी चाहिए नॉन रिएक्टिव। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे नॉन रिएक्टिव गैसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैसेस रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस। तो अगर वो रिएक्ट नहीं करती तो उस केस में हमारे पास जो बल्ब है, वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो खराब नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ये गैसेस होती हैं यहाँ पे। फिलामेंट किसका बना होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों बना होता है इसका? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों चाहिए? इसका कारण है बच्चे, अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लो कर दें तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी, मेल्ट हो जाएगा टंगस्टन, तो बल्ब यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। इसको बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, क्योंकि वहां सर्किट ब्रेक हो जाएगा। फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हुआ, बल्ब फ्यूज हुआ, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। दूसरा, इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी भी ज्यादा चाहिए। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ पर जो हीट होगा आई स्क्वायर आर टी है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी ज्यादा चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज टंगस्टन की पूछी जाती हैं, या ऐसा पूछा जाता है कि भाई फिलामेंट बनाने के लिए हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मटेरियल की क्या क्या चाहिए, तो वहां आपको ये पता होना चाहिए। तो हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एक एप्लीकेशन है। देखो क्या होता है कि सर्किट में हमारे पास कभी कभी ये सिचुएशन आती है कि सर्किट में करंट जो है वो ज्यादा आ जाता है, वोल्टेज कहीं से ज्यादा आ गई, फ्लक्चुएट हो रही है वोल्टेज। तो उस केस में जो सर्किट के जो अप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक आयरन लगाई हुई है, कोई जूसर मिक्सर ग्राइंडर लगा हुआ है, ये सब कुछ लगा हुआ है सर्किट में। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हाई करंट आ जाए या हाई वोल्टेज कहीं से आ जाए, तो वो जो अप्लायंसेस हैं उनके खराब होने का, उनके जलने का, फ्यूज होने का खतरा होता है। तो उस केस में हमें करंट को लिमिट करना होता है। हमें ये चीज श्योर करनी होती है कि अगर करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा आ जाए सर्किट में, तो वो सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो वहां पर जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे पास ये काम करता है। ये एक बेसिकली एक सिंपल छोटी सी वायर होती है और कुछ नहीं होता। उस वायर को ना एक कार्ट्रिज, एक केस बनाया होता है, उसके अंदर फिक्स किया होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये पिंक कलर की एक सिंपल छोटी सी वायर सर्किट में सीरीज में लगी होती है। अब ये सर्किट में लगी होती है, बेसिकली ये हर किसी अप्लायंस के अंदर ही लगी होती है। जैसे मान लो कि आपने एक सिंपल इलेक्ट्रिक आयरन देखी, ऐसी होती है ना, ये डिजाइन होता है इसका, है ना। तो यहाँ से ऐसे दो वायर्स निकलती हैं, एक वायर को, दोनों वायर्स को हम सप्लाई में लगाते हैं ना। तो इसके अंदर ही जहां से दोनों वायर्स लगी निकल रही है ना, वहीं पर एक छोटा सा सीरीज में एक फ्यूज लगा होता है। और उस फ्यूज ने क्या करना होता है कि अगर सर्किट में करंट ज्यादा आ जाए तो ये वायर जो है हीटिंग इफेक्ट के कारण ये मेल्ट हो जाए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एक्चुअली इसका मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए हमें, कि अगर करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा आ जाए। वो स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे पता चलती है अभी बात करेंगे। अगर करंट उससे ज्यादा आ जाए तो ये वायर वहां पर मेल्ट हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए और हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बच जाए, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ एलॉयज होते हैं, आयरन, लेड, इन सब का एलॉय होता है। तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स यूज करके इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ही प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। उस इलेक्ट्रिक फ्यूज की बच्चे प्रॉपर्टी होती है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग क्या होता है फ्यूज की? जैसे हमने घरों पर फ्यूज लगाए हुए, जैसे आजकल एमसील लगे होते हैं, तो उनके साथ ना एक वैल्यू स्पेसिफाइड आती है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये मैक्सिमम 1 एम्पेयर तक का करंट विथस्टैंड कर सकता है। अगर 1 एम्पेयर से ज्यादा करंट लगा दोगे
तो ये मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 एम्पेयर भी होती है रेटिंग, 5 एम्पेयर हो सकती है, 10 एम्पेयर हो सकती है, 100 एम्पेयर हो सकती है। तो ये जितनी भी मैंने वैल्यूज लिखी है, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द फ्यूज। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं मैक्सिमम करंट दैट कैन बी withstand by a fuse without melting। बिना मेल्ट हुए, बिना फ्यूज हुए, ठीक है, मैक्सिमम करंट जो वो हैंडल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड करंट रेटिंग। ठीक है, तो करंट रेटिंग डिवाइसेस की, फ्यूजेस की हमें गिवन होती है, मार्केट से हम लेके ही ऐसे आते हैं कि 5 एम्पेयर का फ्यूज दे दो। ठीक है, अब कैसे, एक एग्जांपल है हमारे सामने, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस हीटर की जो पावर है बच्चे दैट इज 1 किलोवाट, है ना, दिस इज पावर। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट, और हम उसको लगा रहे हैं 220 वोल्ट सप्लाई पर। दिस इज द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द हीटर। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये पावर है उसकी और ये वोल्टेज है, अगर आप करंट फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर को वोल्टेज से डिवाइड किया तो इतना करंट उस इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर से जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ओके, मतलब हम इससे ज्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं करवा सकते। इससे ज्यादा करंट अगर आप फ्लो करवा देंगे तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो जल जाएगा। ये यहाँ पर है कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पर जो फ्यूज यूज करना है वो फ्यूज हमें 5 एम्पेयर तक का यहाँ पर यूज करना है, उसके आसपास। 5 एम्पेयर से ज्यादा अगर हम लगा दें, 5 एम्पेयर भी नहीं, हम ऐसे 4 एम्पेयर बोल दें अगर, तो हमें इतना करंट तो चाहिए ही चाहिए ना, इतना करंट तो उसमें से फ्लो करेगा ही करेगा। तो जो रेटिंग होनी चाहिए वो 10 एम्पेयर अगर आप ले लो, तो उसका मतलब है कि इससे बहुत ज्यादा 6 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, ये कोई भी अगर करंट आया तो ये तो हीटर हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं ना खराब हो। तो हमारे पास ये जो रेटिंग्स हैं उसमें से अगर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा फ्यूज आप लगाएंगे, तो आप 5 एम्पेयर का फ्यूज यहाँ पर अगर लगा दें तो 5 एम्पेयर से ज्यादा करंट आने पर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, हीटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है।